श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कमल दुर्गापाल जी को, जो कि धौनेरी धौनेरी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे पशुओं में होने वाले सामान्य रोगों के बारे में, जो कि विशेष तौर पर बरसात के मौसम में होता है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि इधर पक्षियों में भी कुछ बर्ड फ्लू के मामले रुद्रपुर और किच्छा साइड सुनने में आए। तो क्या कुछ ये बर्ड फ्लू के लक्षण हैं और ये वहाँ तो फैला है, गनीमत अभी हमारे पहाड़ी क्षेत्र की तरफ नहीं आया है, तो इन सब बारे में बातचीत करेंगे। ऐसा आपका मशहूर स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। ऐसा बात ये आती है कि पहली बात हम बर्ड फ्लू से कर लेते हैं। वर्तमान में बीमारी चल रही है, चाहे ये हमारे रुद्रपुर और किच्छा की तरफ ज़्यादा है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं जो कि मुर्गियों में खास कर पाए जाएंगे? देखिए, सभी श्रोताओं को मैं यहाँ पर जागरूक करना चाहूँगा। बर्ड फ्लू जो है बेसिकली बीमारी पक्षियों की है, ये बड़े पशुओं में नहीं होती है और इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त बर्ड फ्लू के बिल्कुल भी लक्षण कहीं पर भी नहीं है। कोई भी हमारे पर्वतीय जनपद में ऐसे लक्षण नहीं पाए गए हैं, तो इसलिए पहले तो बिल्कुल आश्वस्त रहें, आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य पशुओं में ये रोग नहीं होता है, ये भी पूरी तरह आप आश्वस्त हो जाएं। देखिए, सामान्य जो लक्षण होते हैं यदि आपको दिखाई दें पक्षियों में, उसमें आंखों में सूजन, नाक वगैरह से पानी आना जी, इस प्रकार के लक्षण, खाना छोड़ देना, टेम्परेचर बढ़ना, इस प्रकार की छोटी मोटे लक्षण जो दिखते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि पहाड़ों में हमारे वहाँ यहाँ पर ये लक्षण नहीं है। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अधिक पशु जो है पक्षियों का पालन होता भी नहीं है। किसी जगह पर यदि है ऐसे लक्षण दिखें तो तत्काल अपने पशु चिकित्सा अधिकारी जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक वायरस बीमारी है, वायरल के थ्रू होती है और ये एकदम फैलता है। तो ये वायरस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, वायरस जो है एक लो पैथोजेनिक वायरस जो इस वक्त देखा जा रहा है, एक लो पैथोजेनिसिटी का वायरस है। और ये जो वायरस है ये संक्रामक है, लेकिन इसकी पैथोजेनिसिटी लो होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उतना जो मारक क्षमता है, इसकी जो मृत्यु दर है जिससे होती है, रोग कारक क्षमता है जिसे सामान्य भाषा में कहेंगे, वो काफ़ी कम है। और ये जो है एक पक्षी से दूसरे पक्षी में सामान्यतः जो संक्रमित जो उसके अवशेष हैं, अपशिष्ट हैं, उसका भोज्य पदार्थ है, उससे एक दूसरे से फैल सकते हैं। और इसमें सावधानियों की यदि आप बात करें तो सावधानियों में हमें, यदि हमें कोई आसपास में कोई ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो एक तो ट्रीटमेंट करना है, दूसरा आसपास के क्षेत्र में हमें क्या करना है कि चूने का छिड़काव, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, ऐसे हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इधर उधर यदि हम बाहर से आ रहे हैं तो अपने जो हमारा पशु बाड़ा है उसमें अंदर आने के लिए, जो हमारा पक्षी बाड़ा है, पोल्ट्री फार्म है जी, उसमें आने के लिए हम पहले चूना, उसमें जो उसके हमारे जो देहली होती है तो चूने का हम छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो पैरों में यदि लगा हुआ ऐसा कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेंट है, तो वहीं पर किल हो जाए, वहीं पर अंदर ना आ पाए। जी। आज भी मतलब मनुष्य इससे कैसे अपना बचाव करे? देखिए, मनुष्य में जैसा मैंने कहा ये काफ़ी कम संक्रामक है और WHO भी इवन कहता है कि ये ऐसा बहुत ज़्यादा मनुष्यों में इसकी पैथोजेनिसिटी नहीं है। बहुत कम ही ऐसी रिपोर्ट्स हैं, वो भी अभी तक पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है कि इसी से हुआ है, स्पेसिफिक इसी से हुआ है, ऐसी पुष्टि कहीं पर नहीं है। और ये जो है मनुष्यों में बहुत कम ही, बहुत फीबल इसमें सिम्टम्स ही आते हैं, बहुत फीबल ही इसमें ऐसा है, इंस्टेंसेज हैं कि जब ये मनुष्यों में हुआ है इससे पहले, और वो भी आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है। एक आध कोई केसेस कहीं के दुख के भारतवर्ष में कहीं ऐसा सुनाई पड़े? ऐसे विशेष भारतवर्ष में आज तक केस नहीं बहुत खास रिपोर्ट हुए हैं। तो बचाव वही है कि आपको यदि ये कहते हैं ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे पशु आ रहे हैं, तो उनकी कलिंग होती है, उन पशुओं को मारा जाता है पशु चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में, और उनको डीप बरियल मेथड से उनको क्या कहते हैं बरी किया जाता है। और उसके बाद जितने भी कंटामिनेंट्स हैं उसके, उनको सबको डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली करने के बाद, वहाँ फ्यूमिगेशन वगैरह करने के बाद, और फिर अच्छे से चीज़ों को, संक्रमित चीज़ें, अपशिष्टों को उनका निस्तारण किया जाए। अब हम बात करते हैं पशुओं में हमारे बरसात के मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। खासकर आपने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि बर्ड फ्लू के वायरस का हमारे पशुओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पक्षियों की बीमारी का जो है हमारे पशुओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। तो इस वक्त बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारी पशु में खासकर देखी जा सकती है? देखिए, बरसात में कोई भी हम कहें तो कोई भी जो जम्प्स होते हैं या कोई भी पॉपुलेशन होती है, लिविंग पॉपुलेशन होती है, वो सब बढ़ती है। ये सामान्यतः बायोमास जो है सब बढ़ता है बरसात में, और उसको एक अप स्केल दिखाया जाता है, स्लोप उसका बढ़ता है।
तो वैसे ही सभी के उनका कीटाणु विषाणु कोई भी चीज़ है उसकी संख्या बढ़ती है। तो ऐसे में कुछ संक्रामक जो कीटाणु होते हैं विषाणु होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। और ये तो निश्चित रूप से निसंदेह ऐसा होगा ही होगा, पर हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ऐसे में अपने जो पशु हैं, मतलब जो पशु हैं उनको हमें बचाव क्या करना है, जो जैसी बात है मुख्यतः देखिए हमारे वहाँ पहाड़ों में, क्योंकि हमारा पहाड़ का वातावरण बहुत अच्छा है, खान पान अच्छा है, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे हम कोई ऐसे केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, तो बहुत सारी बीमारी तो वैसे ही हमारे वहाँ कम हो जाती हैं। और मुख्यतः अगर बीमारी होती है तो बहुत सामान्यतया जो हमारे मतलब घरेलू उपायों से और हमारे कुछ बचाव के अगर उपाय कर दें तो उनसे ठीक हो जाती है। तो ऐसी कुछ बीमारियां अगर मैं कहूँ आम भाषा में हमारी, जैसे हमारे दस्त लग जाते हैं पशुओं में, इस बीच में दस्त, जो सामान्य भाषा में बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं करूंगा, तो सामान्यतः हमारे वहाँ पशु में दस्त हो जाते हैं, अफारा हो जाता है, इस बीच में पेट फूलना जिसे कहते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, पशु में एब्रप्ट, देखिए अगर हम अभी घास बहुत ज्यादा होती है, हरी घास बहुत ज्यादा होती है, हमें क्या करना है, हरी घास को पहले हमें सीधे सीधे फीड नहीं करना है। पशु बहुत चाव से वैसे हरी घास को खाते हैं, जंगल में भी हमारे वहाँ पशु को भेजने की प्रथा है, भेजा जाता है। तो हमें क्या करना है कि ओवर ग्रेजिंग उसकी नहीं करानी है, ग्रीन घास की। और उसके अलावा जो अगर हम स्टॉल फीडिंग भी कर रहे हैं, अपने घर में भी कर रहे हैं, तो प्रयास करना है कि जिस दिन धूप आ रही है, धूप कम आ रही है, लेकिन जब आ रही है तो हमें उसे धूप में हल्का सा धूप दिखा देंगे, सुखा देना है। क्योंकि जो हरी घास है, हरी घास में इस प्रकार के तत्व होते हैं कि वो पेट फुलाने के और जो रोगाणु जीवाणु जो है उनको कहते हैं पनप पाने के कहीं ना कहीं एक कारण देता है, वो एक मीडियम देता है उसके लिए। तो हमें ऐसे में ये करना है। दूसरा, सूखी घास भूसा यदि किसी प्रकार से हम उसमें खाने में मिला सके तो वो बहुत अच्छा है। हम उसके खाने में भूसा जो है, जितना अधिक से अधिक हम भूसा मिला सके, अनुपात भी वैसे देखिए, जो अनुपात कहा जाता है भूसे का, करीब 2/3 जो हमारा पूरा फीड है, कम से कम 2/3 तो जो है उसमें भूसा मिल ही जाए। लेकिन चलिए आजकल इतना भूसा उपलब्ध नहीं है, तो जितना मैक्सिमम कर सके। दूसरा, जो ग्रीन हमारा फॉरेज है, उस फॉरेज को हम सुखा लें, और अगर सुखाने धूप भी नहीं आए तो कम से कम से रोक लें। दूसरी चीज देखिए क्या है, इस वक्त हमें बचाव, यही जो पाचन संबंधी रोगों का मैं बता रहा हूँ, दूसरा उसमें क्या है कि हमें देखना है कि उसका जो घास है, जो भी हम उसको भोजन दे रहे हैं, या अगर हम मान लीजिए बाहर का पशु आहार दे रहे हैं, तो उसमें फंगस न लगा हो। ये भी एक चीज होती है हमारे वहाँ, कि जिसे हम पहाड़ में विसाई कहते हैं, आम भाषा में विसाई जो हम कहते हैं, वो पहाड़ आम टर्मिनोलॉजी में। तो विसाई का एक आम कारण ये भी होता है कि उसमें पशु जो है वो फंगस लगा हुआ खाना खा लेता है। तो फंगस लगा हुआ खाना हम ना दें। कोई कभी हमारे वहाँ कोई त्योहार है, कुछ है, तो उसका बचा हुआ खाना इस वक्त देना और ज्यादा खाता हो सकता है, क्योंकि पहले से ही हरी घास वगैरह ऐसे इन चीजों का सेवन कर रहा है, वातावरण में भी हमारे जीवाणु कीटाणु बढ़े हुए हैं। तो हमें ये चीज का सावधानी विशेष रखनी है कि बासी खाना नहीं देना है, हरी घास को हमें सुखा के देना है। और इसके अलावा एक चीज और आमतौर पर देखी जाती है कि चोट हमारी है, इस बीच में जो चोट लगती है पशु में, उसमें आमतौर पर जो कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि कीड़े यदि इनकेस किसी कारण से पड़ गए, तो आम घरेलू इलाज में हमें क्या करना है कि कच्ची हल्दी, जो हमारी पुरानी प्रथा हुआ करती थी, जिसे शायद हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, कच्ची हल्दी को, सूखी कच्ची हल्दी को, एकदम जो ताजी कच्ची हल्दी है उसको निकाल के धो के बढ़िया से महीन करके उसमें थोड़ा तेल अप्लाई करके उसको हम लगा सकते हैं घाव में। तो बहुत अच्छा अप्लाई करने में बहुत अच्छा वो हीलिंग करता है। और यदि उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो कीड़े पड़ने में जो हमारी कपूर होती है, पूजा वाली कपूर जो भी है, उसको हम उसको पीस के उसमें लगा दें, तो जो कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं। एक बीमारी होती है खुरपका मुंहपका, तो वो भी जानवर में आमतौर पर पाई जाती है। खुरपका मुंहपका, जिसे हम पहले देखिए, खुर तो उतना पकने का नहीं है, पहाड़ में पुराने जमाने में हम परजीव जिसे कहते थे, वो क्या नाम है, उस प्रकार की एक चीज होती है। वो बेसिकली हमेशा खुरपका मुंहपका एफएमडी से नहीं होती। नॉर्मली स्टोमेटाइटिस वगैरह भी कहते हैं, जिसे स्टोमेटाइटिस मींस मुंह का जो है ओरल कैविटी का इंफेक्शन, उसकी म्यूकोसा का इंफेक्शन होता है, तो वो हमारे पहाड़ में थोड़ा बहुत देखा जाता है। खुरपका तो ऐसा हमारे वहाँ नहीं मिलता है। तो उसमें एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। हमारे वहाँ अक्सर क्या करते हैं, पहले से ही प्रथा रही है, लोग उसको किसी पड़िया वगैरह किसी उससे कहते हैं डाम देते हैं, जला देते हैं, उसे जला देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्लियर आपके माध्यम से मैं करना चाहूंगा सभी हमारे पशुपालक बंधुओं को, कि ये चीज ना करें। क्योंकि ऐसा होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, म्यूकोसा का कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और यदि हम उसको अगर डाम रहे हैं, मीन्स जला रहे हैं, तो उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू जो म्यूकोसा होती है वो जल जाती है, और उसके जलने के कारण फिर वो पूरा कहते हैं आगे जाके नुकसान कर सकते हैं, उसके डाइजेशन वगैरह को नुकसान कर सकते हैं, आगे जाके कैंसर पहुंचने भी एक कारण हो सकता है। तो इस प्रथा को नहीं करना है। नॉर्मली उसमें क्या करना है, आपको ग्लिसरीन और ऐसा कुछ जो है बोरिक एसिड वगैरह का एप्लीकेशन करके उसको हम धीरे धीरे कर सकते हैं। और बाकी हमारे अस्पताल में प्रचुर मात्रा में उसके लिए पशु औषधियाँ भी हैं उपलब्ध। और दूसरा, हमारा रेगुलरली हमारे पास साल में 2 बार
NADCP कार्यक्रम केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार के तत्वावधान में दोनों के द्वारा एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें FMDCP का टीकाकरण हो रहा है। तो रेगुलर हो रहा है, हमारे पशुपालक भाई उसे कराएं और उससे इवेंट्स अब कम भी हो गए, तो अगर हो भी रहा है तो। जब ये टीकाकरण होता है तो आपको पशु को आपकी चिकित्सा में लाना या फिर आपकी टीम जाएगी गांव-गांव में जाकर के उनका टीकाकरण कर पाएगी? देखिए बेसिकली हमारे वहाँ सभी पशु चिकित्सालय में हम लोग जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो अन्य जो हैं वे एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। डोर टू डोर कैंपेन करके एक एक पशुपालक के द्वार पर जाके हम वहाँ टीकाकरण करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं और फिर उसके बाद पूरे एक एक मतलब पशु को हम टीकाकरण करने का प्रयास करते हैं, टीकाकरण करते भी हैं उनका। जी। अच्छा, कभी कोई पशु बहुत गंभीर रूप से बीमार है जी, अब आपकी चिकित्सालय तो लाया नहीं सकता, तो उस केस में आप लोग क्या कर पाते हैं? पशु यदि गंभीर रूप से बीमार है तो निश्चित रूप से हम घर में जाके उनको सेवाएं देते हैं। वहाँ पर आकस्मिक पशु चिकित्सा कहें या जो हम त्वरित उसमें जो भी हम राहत कर सकते हैं वो करते हैं, वहाँ जाके इलाज करते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं पहाड़ों में, तो हमें अधिकांशतः घर पर ही द्वार पर ही सेवाएं देनी होती है, तो जाते हैं हम बिल्कुल आकस्मिक पशु चिकित्साएं देते हैं। कि कभी-कभी क्षेत्र काफ़ी दुर्गम भी होते हैं जी। जाने के लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है जैसे आज उसको ज़रूरत है, आज आपकी टीम नहीं जा पा रही है, कोई एक दिन बाद जा पाएगी, कुछ इस तरह का भी कोऑर्डिनेशन रहता है? देखिए ऐसा बहुत कम ही होता है वैसे बताऊं, क्योंकि हम भी पशु चिकित्सक भी जो हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी भी हैं, हमें मानवीय संवेदनाएं मैं आपके द्वारा करना चाहूँगा कि हमें काफ़ी मानवीय संवेदना होती है, क्योंकि हम सभी पशुओं को देखते हैं, हमें खुद भी एक जागृति होती है। अमूमन देखें तो हमें भी रहता है कि पशु कहीं ना कहीं जो है उनको सहृदयता के नाते हम त्वरित सेवाएं प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सेम डे ही और हम तो कह रहे हैं सेम मोमेंट ही हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। कभी नहीं हो पाए तो नेक्स्ट डे, समय नहीं है तो वो एक अलग बात है, हम अगले दिन जाते हैं, अदरवाइज हम कैसे भी करके उस कॉल को अटेंड करते हैं। अब चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष कुछ लंपी बीमारी का प्रकोप भी हुआ था, तो ऐसी कुछ संभावना इधर तो नहीं है मैं समझता हूँ, फिर भी कुछ लंपी के लक्षण हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर इनिशियल स्टेज में पता चल सके तो उसकी रोकथाम कर सकें। देखिए लंपी स्किन डिजीज जरूर हमारे वहाँ पिछले बार, हमारे वहाँ तो खैर इधर अल्मोड़ा में तो रिपोर्ट कहीं नहीं हुई लंपी स्किन का, ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। द्वारागढ़ क्षेत्र में मैं उसका खुद मैं कह सकता हूँ कि वहाँ हुई थी। देखिए लंपी लाइक उसके क्या नाम है, कुछ इस टाइप के वो हुए होंगे। लंपी में बेसिकली होता क्या है कि कुछ प्रोट्रूजन्स, कुछ ऐसे कहते हैं इरप्शंस हो जाते हैं उसमें, उसकी स्किन में थोड़े थोड़े दाने से होने लग जाते हैं और वो फिर आगे जाके इवेंचुअली आगे जाके बुखार आता है, पशु को खाना छोड़ देता है और मृत्यु दर तो खैर उसमें काफ़ी कम है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, खैर हमारे वहाँ नहीं। और उसके अगर है भी कुछ राज्यों में हुआ भी जैसे, तो उसके लिए भी टीकाकरण किया गया और रेगुलर कुछ ही कुछ ही टाइम पहले भी 2-3 महीने पहले भी इसका टीकाकरण हुआ है, लंपी स्किन डिजीज का। हमारे पहाड़ में हुआ है बिल्कुल लंबी स्किन का डिजीज का लगातार हमारा टीकाकरण हो रहा है। कितने महीने में उनको कराना पड़ता है टीकाकरण? ये देखिए टीकाकरण इसका बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी है, साल में 2 बार इसका टीकाकरण हो रहा है, हमारे वहाँ हो रहा है इसका टीकाकरण। और अभी मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में ही हमने इसका टीकाकरण किया। मार्च और अप्रैल में हमारा एक फेज चला था, उसमें FMD का भी टीकाकरण हुआ था, खुरपका मुहपका रोग का, और साथ में लंपी का भी हुआ था। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आया, हमारे श्रोताओं को आपने बरसात के मौसम में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों और के लक्षण और उनके बचाव के संबंध में जानकारी दी। हम समझते हैं हमारी जानकारी से हमारे श्रोता अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।